इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और इसके अलावा पावर के अलावा यूनिट्स, इसके बाद फिर उसके न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में सबसे पहले हम पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, पावर P इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क डन अपॉन टाइम। ये 9th क्लास में ही पढ़ा था। पावर इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क भी पढ़ते हैं इसको, या फिर वर्क डन अपॉन टाइम। अब चूंकि पावर को आप P से लिखते हैं, तो पावर को आप लिख दीजिएगा P, और वर्क डन को लिखते हैं W से, तो इसको लिख दिया आपने W, और टाइम को लिखते हैं T से। तो P इक्वल टू हो गया W अपॉन T। वही फॉर्मूला है रेट ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, वोल्टेज का पढ़ा हुआ था, V इक्वल टू W अपॉन Q। ये फॉर्मूला पढ़ा था। वोल्टेज इक्वल टू पढ़ा था आपने W अपॉन Q, मतलब वोल्टेज जो पढ़ा था रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपने पढ़ा था वोल्टेज को। तो यहाँ पे अगर आप W निकालेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा VQ। W इक्वल टू हो जाएगा आपका VQ। तो ये W आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला, तो W इक्वल टू हो गया आपका VQ। तो इसमें मैं W के प्लेस पे VQ लिख सकता हूँ। W के प्लेस पे आप लिख सकते हो VQ। तो यहाँ पे आपने लिखा VQ और अपन में चल रहा था T। तो लेकिन आपने एक फार्मूला और पढ़ा था, आपने पढ़ा था करंट का फार्मूला, करंट I इक्वल टू Q अपॉन T। I इक्वल टू पढ़ा था आपने Q अपॉन T। इसमें चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ये भी आपने पढ़ा था, चार्ज पर यूनिट टाइम को। तो यहाँ पर जो Q अपॉन T है, Q अपॉन T को आप I लिख सकते हैं। यहाँ पे Q अपॉन T जो आपको दिख रहा है, इसको मैं I लिख दूंगा। तो P इक्वल टू हो गया V इंटू I। ये फॉर्मूला एक बन गया, P इक्वल टू V। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। अब इसमें सेकंड, अब आपने फिजिक्स फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इक्वल टू वही वर्क डन अपॉन टाइम, वही पावर P इक्वल टू वर्क डन को आप एनर्जी भी लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क डन को आप एनर्जी भी लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम भी हो जाएगा। तो पावर, यहाँ पे अगर आप एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा पावर इंटू टाइम। टाइम को आप T लिख सकते हैं। एनर्जी इक्वल टू हो गया पावर इंटू टाइम, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो P की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर सकते हैं VI। तो एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो हीट के फॉर्म में ट्रांसफर होगी, जूल्स लॉ है। तो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो हीट के फॉर्म में होती है, तो इसको आप H लिख सकते हैं। हीट को आप H से लिखते हैं। H इक्वल टू P की वैल्यू आप पुट करोगे VI और इनटू चल रहा था ऑलरेडी T। P के प्लेस पे आपने VI लिख दिया और यहाँ पे T ऑलरेडी था। H इक्वल टू, अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इक्वल टू I इंटू R। V इक्वल टू I इंटू R पढ़ा था। तो V के प्लेस पे आप लिखोगे I इंटू R, और इंटू है आपका I और इंटू चल रहा है T। तो H इक्वल टू हो जाएगा I इंटू I हो गया I स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो ये H इक्वल टू I स्क्वायर RT यहाँ पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H इक्वल टू I स्क्वायर RT में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो गया। ये यहाँ पर H जो है ना, ये हीट है। हीट जो रहेगी वो जूल में रहेगी। I है करंट है, करंट एम्पियर में रहेगा। R रेजिस्टेंस है जो कि ओम में रहेगा, और T यहाँ पर टाइम है जो कि सेकंड में रहेगा। अगर सेकंड में नहीं है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, H इक्वल टू I स्क्वायर RT का। अब इसको यूजेस क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की? तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो यूज है वो सबसे ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक टोस्टर में, इलेक्ट्रिक गीजर में, इलेक्ट्रिक केटल में। इन सभी जगह पे आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का यूज किया जाता है। फिर इसके जस्ट बाद एक और टॉपिक आ जाता है पावर। तो देखें, पावर तो वैसे आप जानते भी हैं, नया टॉपिक इसी में आ जाता है इसके बाद पावर। तो पावर वैसे आपने अभी डेफिनेशन पढ़ दी, P इक्वल टू आपने पढ़ा W अपॉन T, या रेट ऑफ डूइंग वर्क को आप पढ़ते हैं पावर, या वर्क डन पर यूनिट टाइम भी आप बोल सकते हैं। वर्क डन पर यूनिट टाइम ये भी पावर होता है। तो यहाँ पावर का आपने नॉर्मली फॉर्मूला पढ़ा, P इक्वल टू W अपॉन T, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। तो एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा था, यहाँ पर वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू W अपॉन Q। V इक्वल टू W अपॉन Q, V वोल्टेज है तो W अपॉन Q हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप W कैलकुलेट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा VQ।
तो इसमें आप ये चाहें तो P इक्वल टू डब्ल्यू के प्लेस पे लिख सकते हैं आप वी क्यू। तो ये डब्ल्यू के प्लेस पे आपने वी क्यू लिख दिया और अपॉन में चल रहा टी, और क्यू अपॉन टी अब भी आपने पढ़ा था, इसको आई लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पर इसमें आई इक्वल टू आपने पढ़ा है क्यू अपॉन टी, तो इसमें वी क्यू अपॉन टी के प्लेस पे आप आई लिख दीजिएगा, तो P इक्वल टू हो गया वी आई। ये जनरल फॉर्मूला हो गया पावर के लिए, जनरल फॉर्मूला। ये सीरीज में भी लग सकता है, पैरेलल में भी लग सकता है। अब इसको अगर मैं पैरेलल की बात करूं और सीरीज की बात करूं तो देखिए क्या आएगा फॉर्मूला उस कंडीशन में। तो देखो अगर ये फॉर्मूला मेन ये फॉर्मूला हो गया, इसमें मैं पहले पैरेलल की बात कर लेता हूं। तो पैरेलल में आपने ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल टू पड़ा था IR, V इक्वल टू IR से आप I कैलकुलेट करोगे तो I इक्वल टू आएगा V अपॉन R। तो यहाँ पे I के प्लेस पे अगर आप V अपॉन R लिख दोगे, एक V पहले से था और यहाँ पे हो जाएगा आपका V अपॉन R, ये हो जाएगा आपका V अपॉन R। तो V इंटू V करोगे तो V स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। ये एक फॉर्मूला हो गया, ये यूज करेंगे आप पैरेलल कनेक्शन के लिए। जब भी आपको पावर पैरेलल कनेक्शन में निकालना हो तो वहां पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर पैरेलल कनेक्शन। और इसी को अगर हम सीरीज कनेक्शन में यूज करें तो सीरीज कनेक्शन में यूज करने के लिए आपको इस फॉर्मूले में V के प्लेस पे IR लिखना पड़ेगा। तो फॉर सीरीज कनेक्शन तो आप P इक्वल टू, ये सीरीज के लिए अगर लिखें, सीरीज कनेक्शन के लिए P इक्वल टू V के प्लेस पे IR लिख देना ओम्स लॉ से, और एक I पहले से था तो P इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर R। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सीरीज कनेक्शन के लिए, P इक्वल टू I स्क्वायर R जो फॉर्मूला है ये सीरीज कनेक्शन के लिए रहेगा। तो इस तरह से इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, और ये मेरे राइज ट्यूटोरियल की सीट है जिसमें 20 ईयर्स के क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं, है ना, 20+ ईयर क्वेश्चंस इसमें PYQ CBSE के। तो इसमें 2025 का पेपर है, ये 2025 का पेपर लिया हुआ है, और इस पेपर में जो क्वेश्चन आया वो हम आपको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट। एक वायर है जो कि रेजिस्टेंस R का वायर था और उसको 3 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। तो 3 इक्वल पार्ट में अगर आप कट करोगे तो इसमें अगर हम देखेंगे जो टोटल आएगा वो कितना हो जाएगा, देखो R अपॉन 3 और R अपॉन 3 और R अपॉन 3 इक्वल पार्ट में आपने इसको डिवाइड कर दिया या कट कर दिया। तो देखो अब इसको 3 इक्वल पार्ट में आपने कट किया तो फिर कह रहा है द वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स इफ दीज 3 पार्ट्स आर जॉइंड इन पैरेलल। इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। फिर कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन सो फॉर्म। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है पैरेलल कनेक्शन के लिए। मतलब ये इसको आप R1 एज्यूम कर लीजिए जो कि R अपॉन 3 है, R2 सेकंड वाले को एज्यूम कर लीजिए जो कि R अपॉन 3 है, R3 थर्ड वाले को एज्यूम कर लीजिए जो कि R अपॉन 3 है, और इस कॉम्बिनेशन को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन की अगर हम बात करें, इसमें R1 R2 R3 पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड हैं, तो इस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1 अपॉन R3 वो होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के। अब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 कितना गिवन है आपको R अपॉन 3, ये हो गया आपका R अपॉन 3 प्लस R2 भी कितना गिवन है R अपॉन 3 और R4 कितना गिवन है R3 भी कितना गिवन है R अपॉन 3। R1 R2 R3 सेम R अपॉन 3। अब ये थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म में आपने ऐसे पढ़ा हुआ कि A के होल अपॉन B अपॉन C हो तो C A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये थर्ड टर्म है, ये यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये भी यहाँ आ जाएगा, ये भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा। तो 1 अपॉन RP इक्वल टू 3 अपॉन R प्लस 3 अपॉन R प्लस 3 अपॉन R हो जाएगा। और इसमें जब फिर आप टोटल इसको निकालोगे तो 1 अपॉन RP इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम तो R आ गया, R एलसीएम आएगा तो ये होगा 3 प्लस 3। तो देखिए 1 अपॉन RP इक्वल टू 3 प्लस 3 करिए तो 9 अपॉन R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि RP आपको कैलकुलेट करना है। तो RP
9 RP इक्वल टू होगा R, तो RP इक्वल टू होगा R अपॉन 9। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका पैरेलल कनेक्शन में RP इक्वल टू R अपॉन 9। इसके साथ में एक क्वेश्चन और ऐड था, एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ था, और क्वेश्चन ये है, देखिए डिफाइन, ये क्वेश्चन है आपका सेकंड में जुड़ा हुआ, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर व्हेन वी से दैट द पावर कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक करंट इज 1 वॉट। तो आपको इलेक्ट्रिक पावर बताना है, मतलब इलेक्ट्रिक पावर आपको डिफाइन करना है। तो इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन देखिए सिंपल सा, अगर हम पहले तो सोच रहे हैं डिफाइन करना, तो इलेक्ट्रिक पावर को आप जो डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक पावर वो द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पहले आपसे पूछ रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, तो डिफाइन करोगे तो ये हो जाएगा पावर इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, और डेफिनेशन आप लिख दोगे रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको आप बोलेंगे पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क को आप बोल देंगे पावर। तो साथ में पूछ रहा था व्हेन डू वी से दैट द पावर कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1 वॉट। आपको ये बताना है कि कब बोल सकते हैं आप व्हेन डू वी से दैट द पावर कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1 वॉट। 1 वॉट पावर कब होगी? देखिए इस, अगर मैं पावर की यूनिट की बात करूं तो यूनिट ऑफ पावर है ना, यूनिट अगर इसकी बात कर लूं तो यूनिट देखो पावर को कैसे निकालते हैं, वर्क डन को आप जूल में लिखेंगे और टाइम को आप सेकंड में लिखेंगे। तो जूल पर सेकंड को वॉट पढ़ते हैं, तो 1 जूल पर सेकंड को हम पढ़ते हैं 1 वॉट। 1 जूल पर सेकंड इक्वल टू होता है 1 वॉट। अब इसमें एक चीज याद रखना, फॉर्मूला है आपका P इक्वल टू W अपॉन T। P पावर हो गया, W आपको वर्क डन हो गया, T आपका टाइम हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पावर को 1 वॉट कब बोल सकते हैं, 1 वॉट पावर कब बोल सकते हैं? तो देखिए पावर को आप 1 वॉट बोल सकते हैं कब? 1 वॉट आपको बोलना है, कब बोलना है 1 वॉट कब होगा? जब वर्क डन 1 जूल हो और जो टाइम हो 1 सेकेंड। तो अगर वर्क डन 1 जूल सप्लाई हो रहा हो और 1 सेकेंड में, तो उस कंडीशन में जो पावर होगी वो 1 वॉट होगी। ये आपको याद रखना, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया एक। अब इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं, ये भी देख लीजिए। सीबीएसई 2024 में ये रेड मार्कर से इसे मार्क किया हुआ है, ये 2 क्वेश्चन है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। फिर से इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करने पूछ रहा है। देखिए 25 में भी आया और 24 में भी आया। 24 में बोला डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, से इलेक्ट्रिक पावर को आप डिफाइन कर देंगे जैसे कि अभी किया था। आगे पूछ रहा है एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड रेजिस्टेंस R। और इलेक्ट्रिक पावर को पोटेंशियल डिफरेंस V और रेजिस्टेंस R के टर्म में आपको बताना है। तो देखिए सिंपल सा मतलब ये फॉर्मूला सेम है, यहाँ तक फॉर्मूला आप अगर देखेंगे ना सेम है, मतलब आपने सिंपल सा P इक्वल टू पढ़ा था W अपॉन T, रेट ऑफ डूइंग वर्क को आप पावर बोलते हैं, ये तो मैं समझा चुका हूँ आपको। तो W अपॉन T आपने पढ़ दिया, लेकिन आपका फॉर्मूला ये पढ़ा था वोल्टेज का, V इक्वल टू पढ़ा था W अपॉन Q। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को आप वोल्टेज पढ़ते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को आप वोल्टेज पढ़ते हैं। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया ये। यहाँ से अगर आप W कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? W इक्वल टू हो जाएगा VQ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W के प्लेस पे आप VQ लिख दीजिए, तो P इक्वल टू हो जाएगा VQ अपॉन T। W के प्लेस पे लिख दिया आपने VQ और अपॉन में चल रहा था T। अब एक आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा था कि करंट होता I इक्वल टू Q अपॉन T। करंट आपने I इक्वल टू पढ़ा था, I इक्वल टू Q अपॉन T, ये फॉर्मूला आपने करंट का पढ़ा था। तो V इंटू Q अपॉन T के प्लेस पे आप लिख देंगे I, तो P इक्वल टू V है, ये तो जनरल फॉर्मूला है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, वो डिफाइन कर दिया आपने। एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड रेजिस्टेंस R, मतलब वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में आपको इसको डिफाइन करना हो, तो करंट को हटाना है यहाँ से। तो अब करंट को कैसे हटाएंगे? अभी आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इक्वल टू पढ़ा था I इंटू R, V इक्वल टू आपने पढ़ा था I इंटू R। तो P इक्वल टू देखिए V के प्लेस पे अगर यहाँ से I निकालो, I कितना आना चाहिए? I इक्वल टू आना चाहिए V अपॉन R। तो आप इसमें I के प्लेस पर V अपॉन R यहाँ पे लिख सकते हैं। तो
P इक्वल टू हो गया V, I के प्लेस पे हम लिखा V अपॉन R, तो P इक्वल टू हो जाएगा V इंटू V स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया आपका रिलेशन, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। और ये जो रिलेशन है ये हम पैरेलल कनेक्शन के लिए यूज करते हैं, है ना। तो ये आपसे पूछ रहा था, क्वेश्चन ये पूछ रहा था, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड रेजिस्टेंस R। तो ये क्वेश्चन हो गया ये, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसके साथ में एक क्वेश्चन और ऐड है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 36 का 5 मार्क्स का था, इसमें 2 पार्ट हैं, ए और बी। तो दूसरा जो सेकंड जो पार्ट है, फर्स्ट के सेकंड जो पार्ट है, एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइन टू वर्क ऑन मेन वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक ओवन है और इलेक्ट्रिक ओवन में आपको वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। दिस ओवन कंज्यूम 11 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 आवर। 11 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन है आपको, और कितने टाइम में है, 5 आवर्स में। कैलकुलेट द पावर रेटिंग, चलिए अपन निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको रब कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन था 36 के ए का सेकंड पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन है 36 के ए का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में इसमें देखिए पूछ क्या रहा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइन टू वर्क ऑन मेन वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। मेन वोल्टेज जो आपको गिवन है, तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में आपने लिखा वोल्टेज V इक्वल टू गिवन है 220 वोल्ट, ये गिवन है आपको, मेन वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। दिस ओवन एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइन टू वर्क ऑन मेन वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, मतलब ओवन है जो कि 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से कनेक्ट है। दिस ओवन कंज्यूम 11 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 11 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन है। देखो अब यहाँ पे यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन है 11 यूनिट, तो एनर्जी आपको गिवन है, एनर्जी इक्वल टू 11 यूनिट्स। अब देखिए 1 यूनिट्स क्या होता है, 1 यूनिट्स होता है 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। इसको आप 1 यूनिट पढ़ते हैं, जैसे घरों में जो बिल आता है ना वो यूनिट में आता है, तो 1 किलोवाट आवर को आप 1 यूनिट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी कंजम्पशन है, वो हम किलोवाट आवर में लेते हैं, किलोवाट आवर को आप यूनिट पढ़ते हैं। तो 11 यूनिट आपको गिवन है एनर्जी। तो एनर्जी को आपने लिख लिया, एनर्जी को आप वर्गडन भी लिख सकते हो, एनर्जी लिखना चाहो तो एनर्जी भी 11 यूनिट है, मतलब 11 किलोवाट आवर है वो, किलोवाट आवर। यूनिट मतलब 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है, तो 11 यूनिट मतलब 11 किलोवाट आवर हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, इन 5 आवर, टाइम आपको गिवन है, T इक्वल टू गिवन है 5 आवर। ठीक है, आगे तो कैलकुलेट नंबर 1 पॉइंट, पावर रेटिंग ऑफ द ओवन। पावर आपको कैलकुलेट करना। तो देखिए पावर अगर आप निकालोगे तो पावर का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, P इक्वल टू आपने पढ़ा था W अपॉन T। P इक्वल टू पढ़ा था W अपॉन T। W के प्लेस पे आप एनर्जी भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कडन है, या तो वर्कडन एनर्जी जो ट्रांसफर होगी या तो वर्क के फॉर्म में होगी या फिर हीट के फॉर्म में, तो इसको आप चाहे तो एनर्जी भी लिख सकते हैं, मतलब वर्कडन और एनर्जी एक ही चीज है, तो यहाँ पे आप इसको एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी अगर आप निकालोगे तो आपको निकालना जो है पावर रेटिंग ऑफ द सिस्टम, P निकालना था। तो P अगर आप निकालोगे, वर्कडन को एनर्जी बोलेंगे, एनर्जी कितनी गिवन है आपको 11 किलोवाट आवर। 11 यूनिट गिवन थी ना, 11 यूनिट से मतलब 11 किलोवाट आवर, क्योंकि 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो ये W की वैल्यू आपने पुट कर ली, W मतलब एनर्जी 11 किलोवाट आवर है, और टाइम गिवन है आपको 5 आवर। टाइम आपको गिवन है यहाँ पे 5 आवर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो P इक्वल टू 5 2 जा 10, पॉइंटर आप लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5 2 जा 10, ये हो जाएगी किलोवाट। किलोवाट में आएगी, क्योंकि यहाँ पे किलोवाट आवर में आपको गिवन थी एनर्जी, तो किलोवाट में आ जाएगा ये। ठीक है ना, आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, किलोवाट में आपका ये बन जाएगा, तो किलोवाट में आ गया 2.2 किलोवाट आ गया पावर। अब इसके सेकंड पार्ट और है, बी पार्ट उससे पूछ रहा है, करंट ड्रॉन बाय द ओवन। अब करंट निकालना, देखिए पावर आप निकाल चुके हैं, तो अब आपको करंट पूछ रहा है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, P इक्वल टू V इंटू I, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पे P तो आप निकाल चुके हैं 2.2 किलोवाट, किलोवाट को आप वॉट में कर लीजिएगा। तो ये अगर इसको वॉट में लिखोगे ना, ये चाहो तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देता, तो ये वॉट में आ गया। किलोवाट को अगर वॉट में कन्वर्ट करना है तो कितना करोगे, 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, इक्वल टू V है आपका 220 वोल्ट इंटू I आपको निकालना है। तो I आप निकालोगे, I इक्वल टू 2.2 इंटू 10 की पावर 3 मतलब 1000 लिख दीजिएगा अपॉन 220, ये हो जाएगा I। तो I जब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो I देखिए आना क्या चाहिए, I इक्वल टू आएगा यहाँ पे 2, ये 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ये हो जाएगा 2 और कितने 000, तो यहाँ 00 आ जाएगा क्योंकि एक तो पॉइंटर से कैंसिल हो जाएगा अपॉन 220 ना, ये हो गया आई, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 22 1 जा और 22 10 जा, तो आई इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 10 एम्पियर, ये हो गया 10 एम्पियर। ये याद यहाँ पे याद रखिएगा, ये किलोवाट में गिवन थी, पावर जो आपने निकाली वो किलोवाट में थी, आप चाहो तो इसको वॉट में लिख सकते हैं, मतलब 2.2 इंटू 10 की पावर 3 ये हो जाएगा वॉट में। 1000 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वॉट में हो जाएगी, यहाँ पे मैंने वॉट में ही रखा ताकि जो करंट है वो एम्पियर में ही आ जाए। तो ये करंट आ गया I इक्वल टू 10 एम्पियर। अब इसके पास थर्ड पार्ट और इसमें ऐड था, रेजिस्टेंस ऑफ द ओवन व्हेन इट इज रेड हॉट। अब रेजिस्टेंस निकालना आपको, देखिए यहाँ पर V आपको पता है, I आप निकाल चुके हैं, अब रेजिस्टेंस और पूछ रहा था, रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ क्या पढ़ा था आपने, V इक्वल टू I इंटू R, V इक्वल टू आपने पढ़ा था I इंटू R, तो V गिवन है 220, I आप निकाल चुके हैं 10 एम्पियर और R आपको निकालना है जब वो रेड हॉट कंडीशन है, तो R इक्वल टू हो जाएगा 220 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, तो R इक्वल टू आ गया 22 ओम। ये आ गया आपका रेजिस्टेंस जब वो इस सर्किट से कनेक्ट था तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस। तो ये तीनों पार्ट इसमें पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये आपको दिख रहा होगा 36 का जो बी वाला पार्ट है ना, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और 24 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे, राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस आर एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर in the shape of a cylinder of length L and area of cross section A. Hence drive the SI unit of the electrical resistivity. मतलब सिंपल सा आपसे ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए देखिए एक इंपॉर्टेंट पहले ये है, या तो ये हेडिंग इस तरह से आ जाती है डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के नाम से, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये हेडिंग हो गई रेजिस्टिविटी। देखिए इसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती क्या है, पहले इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के लिए आपको ये गिवन है कि वायर जो है ना वो सिलिंड्रिकल शेप का है, जो वायर आपको गिवन है वो सिलिंड्रिकल शेप का है, जिसकी लेंथ गिवन है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ना वो गिवन है A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना ये गिवन है आपको A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब सर्कुलर दिखेगा आपको क्रॉस सेक्शन एरिया में। तो अब इसमें सबसे पहला कंडीशन ये है, इसका रेजिस्टेंस गिवन है R। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में जो रेजिस्टेंस है, पहले रेजिस्टेंस वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो पहली कंडीशन है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, फर्स्ट कंडीशन। रेजिस्टेंस है ना वो वायर की लेंथ पर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम सेकंड कंडीशन, रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A मतलब रेसिप्रोकल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A हो गया। और थर्ड पॉइंट होता है कि रेजिस्टेंस जो है ना वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, मटेरियल कौन सा है। तो यहाँ पे आपको मटेरियल तो सेम दिया है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, तो उसकी आपको लेके नहीं चलना। तो अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को अगर आप कंबाइन करोगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A के, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, दोनों को आपने कंबाइन कर दिया। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ इक्वल लगेगा, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आपने लिया वो रो लिया, ये रो कांस्टेंट है, तो R इक्वल टू फॉर्मूला बन गया रो इंटू L/A। यहाँ पे जो रो है ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, यहाँ पे आपको जो फॉर्मूले में रो दिख रहा है ये है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये है आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब साथ में इसके पूछा है कि इसका यूनिट क्या होगा, तो देखिए फॉर्मूला आपको ये याद रखना है R इक्वल टू रो इंटू L/A। इससे हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालना, तो यूनिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो पहले देखिए यूनिट, तो जैसे आप यूनिट निकालेंगे, यूनिट निकालोगे आप रो का, तो रो इक्वल टू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। इस फॉर्मूला में आपने R इक्वल टू, पहले R से निकालो, चलो R इक्वल टू आपने पढ़ा था रो इंटू L/A, तो यहाँ से रो निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रो इक्वल टू आएगा R इंटू A,
अपॉन एल, आर इंटू ए अपॉन एल। अब इसका यूनिट निकालना, तो यूनिट देखिए, रेजिस्टेंस का यूनिट तो होगा ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट होगा ओम, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर हुआ कैंसिल, तो इसका यूनिट आ जाएगा, रो का जो यूनिट है वो आ जाएगा ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ये इसका यूनिट हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये डेरिवेशन जरूर पूछी जाती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के नाम से। अब इसमें एक साथ में एक और क्वेश्चन, ये तो चलो फर्स्ट पार्ट हो गया, बी का ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ये बी क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो हो गया, लेकिन इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज 60 ओम। रेजिस्टेंस आपको गिवन है, मतलब एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ गिवन है 3 मीटर, और उसका रेजिस्टेंस जो गिवन है वो गिवन है आपको, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज 60 ओम, रेजिस्टेंस गिवन है आपको 60 ओम। तो आपसे पूछ रहा है इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया भी गिवन है आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इक्वल टू 4 × 10 पावर -7 मीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, तो आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वायर की कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अब R आपको गिवन है 60 इंटू रो, रो को आपको कैलकुलेट करना है, एल लेंथ गिवन है आपको 3, एरिया गिवन है आपको 4 × 10⁻⁷। यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, रो निकालना है, तो देखो 60 × 4 × 10⁻⁻3 और अपॉन में आ जाएगा 3, ये रो निकलेगा इधर से। अब इसको सॉल्व कर लें तो 3 बन जा और 3 20 जा, तो रो इक्वल टू आ गया आपका 20 × 4 × 10⁻⁷। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो रो इक्वल टू 20 × 4 कितना आना चाहिए 80 × 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो ये लिख सकते हैं, ये इतना चलो आंसर आप दे सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो एक डिजिट और शिफ्ट कर सकते हो पॉइंटर को, 8 × 10⁻⁻6 लिख सकते हो उसको, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। वैसे आप फर्स्ट में भी आंसर यहाँ तक ये आंसर भी दे सकते हैं, ये आंसर भी दे सकते हैं।